बैक स्टूडेंट्स टू इंटेलिजेंट स्टडीज़। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। इसका मतलब है कि ऑथर को जंक शॉप में, वो जो कबाड़े की दुकान थी या रिसाइकल शॉप जो भी कह लो, वहाँ पर ऑथर को क्या मिला था। तो आंसर देखते हैं। द ऑथर फाउंड अ 19th सेंचुरी ओल्ड रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप विच वॉज मेड ऑफ ओक। ऑथर को क्या मिला था? एक 19th सेंचुरी का पुराना रोल टॉप डेस्क जो कि ओक से बना था। ओक क्या था बच्चों? ओक थी एक ट्री जिसकी लकड़ी को ओक बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, ओक का ट्री होता है, उसकी लकड़ी को ओक बोला गया है यहाँ पे। इट वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। वो जो डेस्क था वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था। द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इन टू पीसेस। जो उसका रोल टॉप था, जो उसको बंद करने का जो था रोल टॉप डेस्क के ऊपर, वो अलग अलग टुकड़ों में हो रखा था। ठीक है, पीसीस में हो रखा था। वन ऑफ इट्स लेग वॉज नॉट रिपेयर्ड प्रॉपरली एंड द अदर साइड हैड बर्न मार्क्स। एक डेस्क की जो एक लेग थी वो तो प्रॉपरली मतलब रिपेयर भी नहीं हो रखी थी। हमने पढ़ा था उसमें कि एक जो लेग थी वो प्रॉपरली रिपेयर्ड भी नहीं थी, मतलब बहुत क्लमजी तरीके से जोड़ रखी थी। और जो दूसरी साइड थी उस पर जले हुए के निशान थे। ठीक है, वो डेस्क जला हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। अब इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि वो जो सीक्रेट ड्रॉर में उसको क्या मिला। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि सीक्रेट ड्रॉर में उसको क्या मिला। तो क्या मिला था उसको? ब्लैक टीन बॉक्स, और जिसके अंदर वो लेटर रखा हुआ था। अब सेकंड इसमें क्या पूछ रहे हैं हमसे, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, मतलब किसने उस ब्लैक टीन बॉक्स को अंदर रखा होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टीन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉर ऑफ अ रोल टॉप डेस्क। ऑथर को क्या मिला था? एक स्मॉल टीन बॉक्स मिला था सीक्रेट ड्रॉर में। अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर विच वॉज सेलो टेप टू इट्स टॉप। It had Jim's last letter received January 25, 1915 to be concealed with me when the time comes written on it। और उस ब्लैक टीन बॉक्स के ऊपर क्या था? एक पेपर के ऊपर नोट लिखा हुआ था और उस पेपर को सेलो टेप से उस ब्लैक टीन बॉक्स से चिपकाया हुआ था। और उस नोट में क्या लिखा था कि ये जो लेटर है इसके अंदर वो जिम का लास्ट लेटर है मेरे लिए, जो कि 25 जनवरी 1915 को लास्ट मेरे को मिला है वो लेटर। और ये जो लेटर है इसको जब मैं मरूं तो मेरे साथ ही जला दिया जाए। ये मिला था ना लेटर उसमें। प्रोबेबली इट वॉज पुट देयर बाय मिसेस जिम मैकपर्सन हु वॉज जिम्स वाइफ। शी हैड रिटन हर नेम एंड एड्रेस ऑन द एनवलप इनसाइड द बॉक्स। तो फिर प्रोबेबली मतलब हो सकता है कि जो मिसेस जिम मैकपर्सन थी जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जिनके लिए ये लेटर था, तो शायद से उन्होंने ही इसको रखा होगा, इस ब्लैक टिन बॉक्स को, एज आ मतलब मेमोरी, शायद कि मेरे हस्बैंड की जो ये लास्ट मेमोरी है मेरे साथ में जला दी जाए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेट, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when। किसने लेटर लिखा था, किसको लिखा था और कब लिखा था। जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कॉनी मैकपर्सन ऑन दिसंबर 26, 1914। तो किसने लिखा था लेटर? जिम मैकपर्सन ने, जो कि वॉर लड़ रहे थे। और किसको लिखा था? अपनी वाइफ कॉनी मैकपर्सन को। और कब लिखा था? 26 दिसंबर 1914, क्रिसमस के अगले दिन। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेट, सो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं
Why was the letter written? Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? कि लेटर आखिर क्यों लिखा गया था और क्या ऐसी वंडरफुल थिंग थी जो कि हुई थी उस टाइम जिसकी वजह से लेटर लिखा गया। तो क्या हुआ था? वेट, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं। ओके, सो जिम wrote the letter to tell his wife that a wonderful thing that happened on the Christmas day. जिम ने लिखा था ये लेटर किसको? अपनी वाइफ को बताने के लिए कि कुछ बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल हुआ है क्रिसमस डे पे। क्या हुआ है? द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर eagle fed in a war, yet on this day both the troops met in no man's land. अब इसमें जिम क्या बताते हैं? जिम बोलते हैं कि जो ब्रिटिश और जर्मन जो लोग हैं वो सब आपस में वॉर लड़ने में लगे हुए हैं, जो वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम में। पर येट मतलब पर फिर भी जो उस दिन किस दिन? 25 दिसंबर, क्रिसमस वाले दिन, जो बोथ द ट्रूप्स का मतलब है यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी है वो और जो जर्मन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो, हमारे फ्रिट्स एंड द टॉमीज, वो दोनों साथ में मिल गए हैं। कहाँ पर? नो मैंस लैंड में। नो मैंस लैंड कौन सी जगह होती है? कभी भी दो अलग अलग कंट्रीज का जहाँ पर बॉर्डर एक साथ लगता है वहाँ पे बीच में कुछ जगह छोड़ी जाती है जिसमें ना ही एक साइड के आते हैं सोल्जर्स ना ही दूसरी साइड के, वो जगह नो मैंस लैंड कहलाती है। तो वो नो मैंस लैंड जगह जो थी जर्मन और ब्रिटिश आर्मी के बीच में, बॉर्डर के बीच में, वहाँ पर दोनों साइड के सोल्जर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट करा था। It was a wonderful thing because, in spite of a war going on, the warring soldiers were trying to make peace. क्यों था ये वंडरफुल थिंग? क्योंकि वॉर के समय में जो वॉरिंग सोल्जर्स, जो लड़ाई करने के लिए सैनिक गए हुए थे, वो सैनिक इस समय शांति के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो जिम मैकपर्सन है और जो हैंस वॉल्फ है, दोनों साइड से एक एक सोल्जर के बारे में हमें बताया गया था। फ्रिट्स की तरफ से थे एक सोल्जर और टॉमिस की तरफ से थे एक सोल्जर, जिम मैकपर्सन और हैंस वॉल्फ। तो वो दोनों सोल्जर्स होने से पहले, मतलब सोल्जर्स बनने से पहले, वो क्या जॉब करते थे? तो आंसर देख लेते हैं। Henswolf was from Dusseldorf. He played the cello in the orchestra. Jim McPherson was a school teacher from Dorset. तो हैंसवॉल्फ कौन थे? हैंसवॉल्फ डस्सेल्डॉर्फ थे और वो सेलो प्ले करते थे ऑर्केस्ट्रा में। ऑर्केस्ट्रा एक बैंड होता है, सेलो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाते थे ऑर्केस्ट्रा में। और जिम मैकपर्सन क्या करते थे? जिम मैकपर्सन स्कूल टीचर थे, डॉर्सेट थे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैड हैंस वॉल्फ इवन बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या कभी भी हैंस वॉल्फ डॉर्सेट तक गए थे, डॉर्सेट गए थे? पर अगर नहीं भी गए थे या गए थे तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो गए हैं? नो, हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। नहीं, हैंस वॉल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे। ही हैड गैदर्ड knowledge about England from school and also from reading books in English. हैंसवॉल्फ को कहाँ से मिली थी इन्फॉर्मेशन? हैंसवॉल्फ को इन्फॉर्मेशन मिली थी इंग्लैंड के बारे में स्कूल से और बुक्स जो वो इंग्लिश में पढ़ते थे उनसे। ठीक है, पर वो डॉर्सेट कभी नहीं गए थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दिस? क्या तुम्हें लगता है कि जिम मैकपर्सन कभी वॉर से वापस आए होंगे? और आए भी हैं या नहीं, जो भी आप सोच रहे हो, तो तुम्हें वो चीज़ कैसे पता चली? सो हम इसका आंसर देख लेते हैं। नो, इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकपर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर। The sellotape note paper mentioned that the letter was his last letter. His wife did not receive more letters from him. It was evident that Jim McPherson had died. This happened in the earlier part of the World War I, in which the Germans were triumphant
which implies the defeat of the British and the death of Jim McPherson. तो इस आंसर में हमें ये बता रहे हैं कि जिम मैकपर्सन कभी भी वॉर से नहीं आए होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेलो टेप्ड नोट था उसमें मेंशन था कि ये जिम का लास्ट लेटर है। इसका मतलब कि उनकी वाइफ को उसके बाद में उनका कोई भी लेटर रिसीव नहीं हुआ। अगर वो जिंदा होते तो अपनी वाइफ को कोई ना कोई लेटर तो लिखते ना। ये एक एविडेंट है कि जिम मैकपर्सन की डेथ हो चुकी है। और दूसरा, जब वर्ल्ड वॉर वन हुई थी उस टाइम जो जर्मन्स थे वो जीत गए थे और ब्रिटिश जो थे वो हार गए थे। ठीक है, और ब्रिटिश आर्मी से ही कौन थे? जिम मैकपर्सन। अब ब्रिटिश आर्मी हारी है तो जिम मैकपर्सन की उसमें डेथ हो गई होगी, इसीलिए उनका कोई लेटर नहीं आया हमको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट? ऑथर ब्रिटपोर्ट क्यों गया था? The author went to Bridport because it was the place where Mrs. Macpherson used to live. ऑथर ब्रिटपोर्ट इसलिए गए थे क्योंकि उनको वो लेटर मिसिस मैकपर्सन को देना था और मिसिस मैकपर्सन कहाँ रहती थी? ब्रिटपोर्ट। ओके। द एड्रेस ऑन द लेटर रीड मिसिस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट एंड द डॉर्सेट। ही wanted to give that letter back to her. ये पूरा एड्रेस दे रखा था मिसिस जिम मैकपर्सन का, और जो ऑथर हैं वो मिसिस जिम मैकपर्सन को उनका लेटर वापस देना चाहते थे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ ओल्ड वॉज मिसिस मैकपर्सन नाउ? वेयर वॉज शी? मिसिस मैकपर्सन अब जब ऑथर को मिली हैं, अब यहाँ पर उस टाइम के लिए बोला गया है जब ऑथर को मिली हैं, वो उस टाइम कितने ईयर्स की हैं, कितने ओल्ड ईयर्स हैं, कितने साल की हैं और कहाँ पर है? Mrs. Macpherson was 101 year old. मिसिस मैकपर्सन 101 साल की हो चुकी हैं। She was in a nursing home in Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. मिसिस जिम मैकपर्सन अब एक नर्सिंग होम में है जो कि बर्लिंगटन हाउस में है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who did Connie Macpherson think her visitor was? जो कॉनी मैकपर्सन है या फिर जो मिसिस जिम मैकपर्सन है, जिम मैकपर्सन की वाइफ कॉनी मैकपर्सन, उनको क्या लगा कि उनका विजिटर कौन है? कॉनी मैकपर्सन थॉट दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम। कॉनी मैकपर्सन को क्या लगा कि उनका जो विजिटर है वो कौन है? जिम। ऐसा कैसे हमें पता लग रहा है? क्योंकि लास्ट में अगर आपने चैप्टर रीड करा होगा, मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो बनाऊंगी अभी, तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन में लास्ट में आप देखेंगे तो वो कहती हैं कि मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी, आखिरकार तुम आ गए, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने को कितने टाइम से बेकरार थी या कुछ भी। तो ये चीज़ तो वो अपने हस्बैंड को ही बोलेंगी ना, तो इससे हमें पता लगता है कि मिसिस जिम मैकपर्सन जो कि कॉनी थी, उनको लगा कि मिस्टर मैकपर्सन जिम वापस आ गए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट, तो यहाँ पे बोल रहे हैं विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट shows that the visitor did not try to hide his identity। तो कौन सा ऐसा टेक्स्ट है, सेंटेंस है हमारे टेक्स्ट में जिसमें बोल रहे हैं कि जो विजिटर था, विजिटर कौन था? हमारा ऑथर, उसने अपनी आइडेंटिटी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। मतलब कि उसने कोशिश नहीं करी छुपाने की कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो, मैं जिम नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। ठीक है, ऐसा हमें किस सेंटेंस से पता लगता है? द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी इज I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening। हमें बताया गया था ना, ऑथर ने बोला था कि मैंने डेस्क के बारे में बताया कि मैंने कैसे इसको फाउंड करा, इस लेटर को कैसे मुझे मिला, पर जो कॉनी मैकपर्सन थी उन्होंने नहीं सुना। हम नेक्स्ट सुनते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। For how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer। आपको क्या लगता है कि कितने टाइम तक के लिए कॉनी मैकपर्सन ने ये जिम का लेटर अपने पास रखा होगा? Connie might have kept Jim's letter for a very long time. This is because she told the narrator that she that how she read it very often, every day, so that she could feel that Jim was close to her। क्यों? हमें कैसे पता लग रहा है ये चीज़ कि कितने टाइम के लिए? जो हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट
हम ये कह सकते हैं कि जो कॉनी है उसने जिम का लेटर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने पास संभाल के रखा है, क्योंकि कॉनी लास्ट में कहती हैं कि नरेटर को बताती हैं कि मैं रोज़ पढ़ती थी इसे ताकि मैं फ़ील कर सकूँ कि तुम मेरे पास हो। इससे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम से दूर थे, तभी वो उनका लेटर रीड कर के अपने पास उनको फ़ील करने के लिए लेटर रीड करती हैं, ठीक है? व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो डेस्क है वो बिक गया होगा और कब बिका होगा? When the house in which Connie Macpherson lived had caught fire, the desk must have been sold, after which she was taken to a nursing home. All the burnt up things must have been sold after that. जब जो कॉनी मैकपर्सन का जो घर है वो जल चुका था, तो उसके बाद में जितनी भी वहाँ का सामान होगा उसको बेच दिया होगा किसी ने, और कॉनी मैकपर्सन को तो भेज दिया था वहाँ पे नर्सिंग होम में, तो वहाँ पे तो कोई था नहीं देखने वाला, तो इसीलिए उस टाइम जो सारा सामान था उसके साथ में ही वो डेस्क भी बेच दिया गया होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? जिम और हैंस वॉल्फ और जिम मैकपर्सन बीच में क्या कहते हैं, हमारे चैप्टर में आता है ना एक ऐसा टाइम जब वो दोनों आपस में कहते हैं कि गेम से ही स्पोर्ट्स से ही क्या कहते हैं हमें वॉर ख़त्म कर लेनी चाहिए, बिन फालतू अगर हम लड़ेंगे तो उससे ना ही कोई और फन होगा ना कुछ। तो ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें स्पोर्ट्स से ही हमें रिसॉल्व कर लेना चाहिए लड़ाइयों को? Jim and Hans thought that getting involved in game or sports is a good way of ending conflicts because nobody dies in the matches, no children are orphaned, and no wives become widows, and no one suffers as there is no loss of life and property. क्यों हो रहा है, क्यों वो क्या चाहते थे कि अलग अलग मतलब ऐसे गेम्स के स्पोर्ट्स के द्वारा ही कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड कर दिया जाए? क्योंकि अगर हम गेम के द्वारा स्पोर्ट्स के द्वारा करेंगे हम कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड, तो उससे क्या होगा, किसी के भी बच्चे नहीं मरेंगे, कोई खुद भी नहीं मरेगा मैच खेलते टाइम, मतलब गेम स्पोर्ट खेलते टाइम, ना ही किसी की वाइफ जो होंगी वो विधवा होंगी, और ना ही किसी को जान की या प्रॉपर्टी की मतलब लॉस फेस करना पड़ेगा। क्या आप लोग एग्री करते हो? तो मोस्टली सभी एग्री करेंगे इस पे तो। Yes, we agree that conflicts can be resolved in ways suggested by Jim and Hans because wars are always harmful and never benefiting. Wars are the reason of deaths, devastation, and wreckage. हम सब एग्री कर रहे हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि वॉर्स से बहुत सारी डेथ्स होती हैं, लॉस होता है, पर अगर वॉर्स नहीं होंगी तो ना ही हमें डेथ्स और ये जो लॉस है ये सब हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। Do you think the soldiers of two armies are like each other or different from each other? Find evidence from the story support your answer. अब इसमें बोल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जो दोनों साइड के जो आर्मी के सोल्जर्स थे वो एक जैसे थे या अलग अलग थे? और अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टोरी का सपोर्ट में से एविडेंस दो, ठीक है? द सोल्जर्स ऑफ बोथ द आर्मीज वर लाइक ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के जैसे थे, ठीक है? बिलो आर सम इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी टू प्रूव, और नीचे कुछ इंस्टेंसेस मतलब स्टोरी के कुछ अंश दे रखे हैं प्रूफ करने के लिए। देखते हैं क्या है। बोथ वेट, ये क्या हो गया? वेट वेट वेट, बोथ द आर्मी सेलिब्रेटेड क्रिसमस, दोनों ही आर्मी क्रिसमस सेलिब्रेट करती थी। बोथ द आर्मीज शेयर्ड देयर फूड एंड स्पेंड टाइम टुगेदर इन स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, दोनों ही आर्मीज ने एक साथ में टाइम स्पेंड करा था अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में। दे प्लेड अ फुटबॉल मैच एंड एग्रीड दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व बाय अ फुटबॉल मैच, दोनों आर्मीज ने साथ में फुटबॉल मैच खेला था और दोनों ही एग्री कर रही थी कि फुटबॉल मैच के द्वारा कॉन्फ्लिक्ट जो लड़ाई चल रही है उसको एंड करना चाहिए। दे एग्री ऑन द टर्मिनेशन ऑफ वॉर एंड अबाउट देयर नेगेटिव एस्पेक्ट्स, दोनों ही आर्मीज एग्री कर रही थी कि जो वॉर्स हैं वो ख़त्म कर देनी चाहिए और जो इनसे हमें नुकसान होते हैं दोनों ही उस पर एग्री थे। दे एक्सचेंज कैरोल्स एंड होप टू मीट विद देयर फैमिलीज अगेन, दोनों ने कैरोल्स आपस में मतलब गिफ्ट वगैरह जो थे सब आपस में एक्सचेंज करे थे दोनों ही आर्मीज ने, और दोनों ही आपस में होप कर रहे थे कि हम अपनी फैमिली से दोबारा मिलें, मतलब डेथ ना हो हमारी और हम दोबारा मिलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Mention the various way in which British and the German soldiers became friends. Find the things in common at Christmas. हमें वेरियस थिंग्स यहाँ पे मेंशन करनी है जो कि ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स के बीच में हुई जिससे कि वो फ्रेंड बन गए. ठीक है. The British and the German troops celebrated Christmas with each other. They enjoyed each other's food, and spent time together in smoking, laughing, talking, drinking and eating. दोनों ही साइड के जो ट्रूप्स थे मतलब सोल्जर्स थे उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट करा एक साथ, अलग अलग एक्टिविटीज़ करी, एक साथ एक दूसरे से फूड शेयर करा. हैंस एंड जिम शेयर्ड द केक कॉनी हैड बेक्ड. हैम हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन ने केक शेयर करा था जिसको कॉनी मैकपर्सन ने भेजा था क्रिसमस के. दे टॉक्ड अबाउट बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सैरग्रेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट. उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे बात करी थी आपस में. बोथ ऑफ देम लाइक्ड बुक्स एंड टॉक्ड अबाउट इट. दोनों ही साइड के जो सोल्जर्स थे वो बुक्स पढ़ना पसंद करते थे और उनके बारे में भी बात करी थी उन्होंने. अब आगे करते हैं इसको थोड़ा. क्या हो रहा है इसमें? वेट. Both the troops played a game of football for which both Hans and Jim cheered and clapped. दोनों ही साइड के सोल्जर्स ने खेला था फुटबॉल का गेम. इसमें एक साइड थे जर्मन का सोल्जर, एक साइड था ब्रिटिश का सोल्जर, हैंस एंड जिम. दोनों ने ही चीयर करा, दोनों ने ही क्लैप करा. दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट. इन दिस वे दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर फाइंडिंग अ लॉट इन कॉमन बिटवीन देम. इस तरीके से उन्होंने क्रिसमस प्ले करा मतलब सेलिब्रेट करा और इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन निकली उनके बीच में आपस में. ठीक है. What is Connie's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? कॉनी का जो क्रिसमस प्रेजेंट था वो क्या था और वो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कैसे बन गया. कॉनी mistook the narrator for her husband Jim when he came to see कॉनी and gave her the box. कॉनी को लगा कि जो नरेटर है वो उसका हस्बैंड है जिम मैकपर्सन. ठीक है. और उनको लगा कि जो वो बॉक्स है वो उनका हस्बैंड लेके आया है. कॉनी को लगा कि कॉनी का हस्बैंड जो जिम है वो उस बॉक्स को लेके आया उनके लिए. शी थॉट दैट जिम हैड कम फ्रॉम द क्रिसमस फॉर द क्रिसमस टू मीट हर. कॉनी को लगा कि जो जिम मैकपर्सन है उनके हस्बैंड वो उनको मिलने आए हैं क्रिसमस के लिए. दिस वॉज कॉनीज बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर दैट ही वुड विजिट हिम होम ऑन क्रिसमस. अब कॉनी